हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 4.1 जो कि आपकी गणित की किताब में अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत है कि प्रश्न संख्या 1 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, ऐसा प्रश्न 1 में लिखा है। इसके आगे लिखा है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ अलग से इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, ग्रीन बॉक्स है। इसके अंदर इस प्रश्न की हल को समझाने के लिए समझाने का प्रयास किया है, जिसे आप देख रहे होंगे। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है प्रश्नानुसार। इसे हम इससे संबंधित हल को हम बाद में नीचे लिखेंगे। पहले हम समझने के लिए इस प्रश्न को जो कुछ मैंने समझने के लिए लिखा है उसे पहले देखेंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे समझें। जैसा कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि नोटबुक की जो कीमत है, मूल्य है, वह कलम की कीमत या मूल्य से दो गुना है। इस वाक्य का अर्थ हम इस रूप में ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए। जहाँ पर दो गुनी या दो गुना शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ हमें गणित की भाषा में दो से गुणा समझना चाहिए। अगर तिगुना लिखा होता तो उसे हम 3 से गुणा समझते हैं, चौगुना लिखा होता तो हम 4 से गुणा समझते हैं। तो यहाँ पर दो गुना लिखा हुआ है या दो गुनी लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे 2 से गुणा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। यहाँ पर नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है, अर्थात एक कलम की कीमत में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो हमें एक नोटबुक की कीमत मिल जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कलम की कीमत निश्चित रूप से नोटबुक की कीमत से कम है। तभी हम जब एक कलम की कीमत में 2 से गुणा करते हैं, तब हमें जाकर के एक नोटबुक की कीमत मिलती है, या हम कह सकते हैं तभी जो गुणा 2 से गुणा कर एक कलम की कीमत में 2 से गुणा करने के पश्चात जो भी आता है वह एक नोटबुक की कीमत के बराबर होता है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो फिर इस प्रश्न में कुछ विशेष नहीं रह जाता है। काफ़ी कुछ आप समझ गए हैं, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे होंगे, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है, मैंने उसी को लिखा है यहाँ पर। फिर मैंने कहा है, इसी बात को या करके लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत ना लिख करके आप यहाँ पर का मूल्य भी लिख सकते हैं। एक नोटबुक का मूल्य एक कलम के मूल्य
का 2 गुना है। अब गुना को मैंने यहाँ पर गुणा से समझाने का प्रयास किया है कि आप गुना को गुणा समझें। अब इसके बाद फिर मैंने लिखा या एक नोटबुक की कीमत व एक कलम की कीमत का 2 गुना आपस में बराबर है। अब ये सब सेंटेंस या वाक्य जो लिखे गए हैं सबका एक ही अर्थ है, पर उन्हें लिखा अलग अलग तरह से गया है या कहा अलग अलग तरह से गया है उसमें, तो इस सब का अर्थ एक ही है, ये आप समझ लें। एक नोटबुक की कीमत व एक कलम की कीमत का 2 गुना, यानी कलम की कीमत में जब 2 से गुणा कर देंगे हम तो हमें नोटबुक की कीमत प्राप्त हो जाएगी। अब उसी को हमने यहाँ पर बराबर के माध्यम से एक समीकरण की तरह लिख करके दिखाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक नोटबुक की कीमत बराबर एक कलम की कीमत का 2 से गुणा, यानी एक कलम की कीमत में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो बराबर हो जाएगा किसके, एक नोटबुक की कीमत से के। अब यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है कि नोटबुक को कैसे लिखते हैं, और पेन और कलम को आप अंग्रेजी में पेन से लिखते हैं। तो उसमें एन, इसके पहले अक्षर को मैंने लाल रंग से लिखा है, हाईलाइट किया है एक तरीके से कह सकते हैं, और यहाँ पर पेन के पहले अक्षर को भी मैंने हाईलाइट किया है, लाल रंग से लिखा है। क्यों लिखा है इसे आप अभी आगे समझेंगे। फिर इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, एक नोटबुक की कीमत बराबर एक कलम की कीमत गुणे 2, क्योंकि 2 से गुणा आपने यहाँ पर देखा, मैंने कहा था कि इसका अर्थ हो गया कि 2 से गुणा। तो यहाँ पर एक कलम की कीमत में गुणा 2 भी, एक कलम की कीमत गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अब उसी को इसी यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग है, इस शब्दों को हम संकेतों में अगर बदल दें, संकेतों में लिखें, गणित की भाषा में हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, जिससे वो और छोटे रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए, जो सेंटेंस यहाँ पर ऊपर लिखा गया था उसी को हम गणित की भाषा में छोटा करते जा रहे हैं, सूक्ष्म रूप में लिखते जा रहे हैं, और यही गणित की खासियत है। अब देखिए यहाँ पर नोटबुक की कीमत को अगर हम एन से प्रदर्शित करें, व्यक्त करें, आप कुछ भी कह सकते हैं, दिखाएं, तो हम केवल एन लिख देते हैं और हम समझ जाते हैं कि एन क्या है, नोटबुक की कीमत है। ये यहाँ पर इसी अक्षर को हम चर कहते हैं। तो यहाँ पर नोटबुक के लिए जो संकेत लिया है वही चर की तरह से है यहाँ पर, और कलम की कीमत के लिए हमने पी लिया, इसका पहला अक्षर, और नोटबुक का पहला अक्षर एन यहाँ पर लिया। आप चाहें तो एन और पी चर के रूप में ले सकते हैं, और चाहें तो एक्स और वाई ले सकते हैं, अर्थात एक नोटबुक की कीमत को चाहे तो एन से दिखाएं और चाहे तो एक्स से दिखाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किताब में एक्स करके दिखाया गया है तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक कलम की कीमत को आप पी से दिखा सकते हैं या वाई से दिखा सकते हैं। इसके बाद गुणे 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप इसमें से कोई भी एक संकेत लेकर चलेंगे, या तो एन और पी लेकर के चलेंगे या फिर एक्स और वाई लेकर के चलेंगे, दोनों लेकर के नहीं चलना है आपको। यहाँ पर मैंने केवल समझाने का प्रयास किया। ये जो संकेत मैंने एन और पी लिया है ये थोड़ा बेहतर संकेत होता है, इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं समझने की ज़रूरत होती कि हमने किसकी कीमत को एन से दिखाया है, क्योंकि एन देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये नोटबुक की कीमत के लिए है, जो चर हमने प्रयोग किया है या संकेत प्रयोग किया है। और पेन के लिए हमने पी प्रयोग किया है, तो आप केवल पी देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं कि ये पेन की कीमत के लिए प्रयोग किया गया संकेत है या चर है। तो ये थोड़ा सा अलग हट करके आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत वो रहता है, ऐसा आगे चल कर के आप पढ़ेंगे भी तो जो भी आपको संकेत लेना उचित लगता है वो आप लें, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पर एक्स लेकर के चलेंगे तो इस रूप में लिखेंगे, फिर इसी एन अगर लेकर के चल रहे हैं तो 2 और पी से जब गुणा होती है तो हम आंकिक मान को अंकीय संख्याओं को पहले लिखते हैं
और अक्षरों को या चरों को बाद में लिखते हैं। तो इसलिए 2 और p और 2 की जब गुणा होगी तो हम 2p लिखेंगे, यानी 2 को पहले लिखेंगे, p को बाद में लिखेंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर n इधर कुछ करना ही नहीं था, तो n बराबर 2p हो गया, उसी को यहाँ पर n बराबर 2p लिखा गया है। अब p को हम n की तरफ ले आते हैं, यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आएंगे। यहाँ पर ये दाएं पक्ष में प्लस चिन्ह के साथ है या धन चिन्ह के साथ है, तो ये बाईं तरफ जब आएगा तो ऋण चिन्ह के साथ आएगा, और इसीलिए यहाँ पर आगे लिखा गया है n ऋण 2p बराबर 0। और इस प्रकार से ये आपका दो चरों में रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि इसमें दो चर कौन कौन से n और p हम कहेंगे, और ये रैखिक समीकरण है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इन दोनों चरों की घात 1 है, और इस प्रकार हम इसे कहेंगे कि ये दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर मिल गया। और अगर हम x और y संकेत लेकर के चलते हैं तो हमें x बराबर 2y मिलेगा, और इस प्रकार से x बराबर 2y हो जाएगा। और यहाँ पर इसे और दूसरे रूप में चाहे तो इस x बराबर 2y के रूप में ही आप समीकरण को लिखें, और या फिर x ऋण 2y के रूप में लिखें। तो ये तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, आप देख रहे हैं ग्रीन बॉक्स में मैंने ग्रीन पेन से बंद कर दिया है। ये सब समझने के लिए मैंने इस रूप में लिखा है। अब आप कुछ अगर हल करके एग्ज़ाम में लिखना है या कहीं किसी को टेस्ट में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। पहले तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहले प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपका यहाँ पर आना चाहिए। प्रश्नानुसार आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप शुरुआत कैसे करेंगे। देखिए शुरुआत करेंगे, हल की शुरुआत यहीं से होगी। आपका हल यहाँ से शुरू हुआ है, इस प्रश्न का जो हल है वो यहाँ से शुरू है। कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए, जैसा कि आपकी किताब में मानने के लिए लिखा गया है वैसे ही हम यहाँ पर x मान करके चल रहे हैं, n नहीं मान रहे हैं। और एक कलम की कीमत बराबर y रुपए, तो y रुपए मान लिया, जो मान लिया सो मान लिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में जो कुछ हमें बताया गया है, दिया गया है, हम उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे एक कलम की कीमत। यही बात प्रश्न में पहले वाक्य में दी गई थी, उसको मैंने यहाँ पर गणित की भाषा में एक समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास किया। इसे शब्द समीकरण भी कह सकते हैं आप, शब्दों में है थोड़ा सा समीकरण, इसलिए शब्द समीकरण की तरह का है। अब इसी को हम जब चरों के रूप में संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तब ये हमारा वास्तविक समीकरण एक तरीके से बन जाता है, वास्तविक रूप में एक समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पर नोटबुक की कीमत को हमने x माना था, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और इसलिए नोटबुक की कीमत की जगह, एक नोटबुक की कीमत की जगह हमने 1x लिख दिया, कुछ नहीं लिखा हुआ इससे पहले संख्या, तो इसका मतलब 1 है, वही 1 यहाँ पर आ गया, 1x, और नोटबुक की कीमत को x माना। और फिर बराबर की जगह पे बराबर आ गया, 2 की जगह पे 2 आ गया, गुणे की जगह गुणा आ गया, 1 की जगह 1 है, यहाँ पर हम लिखते नहीं हैं 1 को। आप जानते हैं जहाँ चर के पहले अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो वहाँ पर 1 हम मानते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया। और कलम की कीमत को y माना था, देखिए यहाँ पर y माना था, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद अब इसी समीकरण को आप देखिए और छोटा कर लीजिए, गुणे का चिन्ह भी हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, x की जगह x आ गया, बराबर की जगह बराबर आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, गुणे का चिन्ह हम लिखते नहीं हैं दो राशियों के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर y की जगह पे y आ गया। अब 2y लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 गुणे y लिखा हुआ है। अब ये आपका समीकरण ठीक जो पहले हमने यहाँ पर समझा था उसी की तरह का आपको मिल गया। और इसी को दूसरे रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, या करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया x ऋण
x ऋण 2y बराबर 0, और यही आपका उत्तर हो जाता है। और यही प्रश्न में दिए गए कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों x और y वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। या तो ये आंसर में लिख दीजिए, उत्तर में लिख दीजिए, या फिर उत्तर में ये लिख दीजिए, दोनों ही सही हैं। मैं समझता हूँ कि आपने इस हल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।